दोस्तों, जब हम आधुनिकता बोध की बात करते हैं, जब हम आधुनिक मनुष्य के अकेलेपन, उसके विस्थापन, उसकी कुंठा, संतरास, असुरक्षा, इन सारी चीज़ों की जब बात करते हैं और हम महानगरीय जीवन की बात करते हैं, जहाँ की मनुष्य भीड़ में अपने आप को अकेला महसूस करता है। और ये सब संदर्भ जब हम कविता, कहानी और उपन्यास में देखने लगते हैं तो मोहन राकेश, जो अद्भुत नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, उनका उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, ये 1916 नहीं है, शायद गलत प्रिंट हो गया है, 1968 सही है। ये देख के बताना पड़ेगा, इसलिए 1916 को मत, क्योंकि 1916 में तो पैदा ही नहीं हुए थे। मोहन राकेश 1925 में पैदा हुए थे। फिर राजेंद्र यादव का उखड़े हुए लोग, टूटे हुए मानव, मनु भंडारी का आपका बंटी में जब पति और पत्नी में तलाक हो जाता है और उसके बाद बच्चे की मनस्थिति क्या होती है, इस प्रकार के किस्से बहुत आधुनिक जीवन में आप जब महानगर के जीवन को देखेंगे तो इस प्रकार के केस समझिए कि हर के मिल जाएंगे आपको, कि पति पत्नी दोनों बड़ी अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन दोनों में बनती नहीं और दोनों ने तलाक ले लिया और उनकी बच्चे क्या तो परवरिश में दिक्कत आती है। फिर वो तमाम तरह की मानसिक फिजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो सारी चीज़ें हैं। ये पथ बंधु था, अकेलेपन एवं अजन्मीपन का बोध कराया। फिर निर्मल वर्मा को जरूर देखिएगा आप। वे दिन, लालटेन की छत, एक चिथड़ासु में भी आधुनिकता बोध मुखरित हुआ है। क्योंकि निर्मल वर्मा की भाषा ही अलग नहीं है, बल्कि उनके यहाँ एक अलग ही संदर्भ में मनुष्य का अकेलापन, मनुष्य की पीड़ा, मनुष्य का विस्थापन अभिव्यक्त हुआ है। और निर्मल वर्मा को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो उनकी भाषा में जिस प्रकार की जादूगरी है, कह सकते हैं कि मतलब भाषा के वो अद्भुत कलाकार है। और वो किस तरह से सांकेतिक भाषाओं में तमाम संदर्भ समझा ले जाते हैं, जो कि वर्णन करने वाले कहानीकार शायद उस दृश्य को वर्णित करता है, लेकिन जैसे निर्मल वर्मा उसको किसी चित्रकार की तरह अंकित करते हुए नजर आते हैं। तो निर्मल की अपनी एक कला है और निर्मल जी को ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए, ज़रूर समझा जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत साल हिंदुस्तान से बाहर भी रहे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज में उस ज़माने में इंग्लिश पढ़ के निकले। तो उन्हें भारतीय समाज की वास्तविकताओं का भी गहरा ज्ञान है और पश्चिम की सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का भी जब गहरा ज्ञान है, तो दोनों तरह की परंपराओं से टकराने के बाद जो एक नई विचार उनके भीतर पैदा होता है, वो उनकी रचनात्मकता में अभिव्यक्त होता है। उषा प्रेमवदा, रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंबे लाल दीवारें, फिर भीष्म साहनी का उपन्यास तमस, आप जानते ही हैं, जो विभाजन के बाद की त्रासदी पर लिखा हुआ है और इस पर सीरियल भी बन चुका है। आप देखना चाहे तो यूट्यूब पर देख भी सकते हैं। फिर मनोहर श्याम जोशी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं, करु कुरु स्वाहा, और इनके कई उपन्यास हैं। इसमें युवा पीढ़ी की दिशाहीनता और तमाम विडंबनाओं को, और भाषा के बड़े अद्भुत कलाकार हैं। आपको याद है या नहीं है, लेकिन इन्होंने हिंदी सीरियल के लिए, हिंदी सिनेमा के लिए बहुत सारे सीरियल लिखे इन्होंने। मुंगेरी लाल के हसीन सपने सीरियल आपने देखा होगा, वो भी मनोहर श्याम जोशी ने ही लिखा। और जोशी जी की प्रतिभा के बारे में कहा जाता है कि ये एक साथ 3-3 नॉवेल लिखते थे, एक साथ कई प्रोग्राम करते रहते थे। और सौभाग्य की बात है कि हमें भी इनको सुनने और मिलने का मौका मिला। वर्धा में 2006 या 2007 में शायद आए थे वहाँ पे। और जिस प्रकार से उस दौर के, उसमें कई लोग थे, पुष्पी यशवंत थे, दिल्ली के तमाम जो दिग्गज लोग थे वो लोग थे, हिंदी के लोग भी थे, हिंदी के बाहर के लोग ही थे। तो किस प्रकार से एक प्रतिभाशाली जो रचनाकार होता है वो कैसे काम करता है। और उन्होंने कहा कि नौकरी करना मुझे कभी पसंद नहीं आया। तो उन्होंने अद्भुत काम किया, अद्भुत कलाकार थे, सीरियल बहुत लिखे उन्होंने, हिंदी फिल्मों के लिए बहुत मतलब कह सकते हैं कि बहुत पोजीशन कमाई, और उतने ही भाषा के बड़े जादूगर, बड़े ही कलाकार। और जोशी जी ने जिस प्रकार से काम किया है, जिस प्रकार से वो काम करते रहे हैं, सच में उनका जीवन
हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा ले जाता है। और देखिए रचनाकार को मैंने पहले ही कहा था कि उसके जीवन संदर्भ को हम समझेंगे, उसके जीवन की घटना और परिघटनाओं को जब हम समझने लगेंगे तो उसके सोचने समझने का तरीका, उसके लिखने का तरीका, वो अपने आप को किस प्रकार से व्यवस्थित कर रहा है, कैसे अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, वो सारी चीज़ें हमें पता चलेगी। और हम शायद उसकी रचनात्मकता और उसके जीवन का एक संपूर्ण मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर धर्मवीर भारती अद्भुत रचनाकार हैं। सूरज का सातवां घोड़ा, चांदनी के खंडहर और इनका नाटक आपको मालूम ही है, अंधा युग बहुत फेमस है। तो आधुनिक मनुष्य की जो विडंबना है, जो उसका अकेलापन है, उसको किस प्रकार से सारे रचनाकार उपन्यास के माध्यम से हमारे सामने अभिव्यक्त कर रहे थे। फिर आधुनिक उपन्यासों में विषय की विविधता है, शिल्प की अलग अलग बात है, आत्मकथात्मक शैली है, डायरी शैली है, पत्र शैली है, वर्णन है, संवाद, इन सारी चीज़ों को लिया है। फिर उपन्यास जीवन के अधिक नज़दीक नज़र आता है, मानवीय संबंधों की बात करता है, महानगरीय जीवन की बात करता है, मनुष्य के भीतर की तमाम परतों, उसकी यौन भावनाओं, उसकी अकेलेपन, उसकी अजनबियत, विद्रोह, कुंठा और मूल्यों का किस प्रकार से पतन हो रहा है समाज में, उन सारी चीज़ों को हमारे सामने अभिव्यक्त करने का काम अगर कोई करता है तो उपन्यास जैसी विधा करती है। और मैं कहूँगा फिर से कि उपन्यास सच में हमारे लिए इन सारी चीज़ों के माध्यम से बहुत सारे यथार्थ और बहुत सारी वास्तविकताओं से हमें पाठकों को परिचित करवाता है। आज के उपन्यास के चरित्र को किंतु जीवन के कई तत्व आज आ रहे हैं। किसान के ऊपर भी लिखा जा रहा है, आदिवासियों पर लिखा जा रहा है, महिलाओं पर लिखा जा रहा है, थर्ड जेंडर जिसे हम किन्नर कहते हैं, उनके जीवन को भी साहित्य में स्थान दिया जा रहा है। और उन तमाम चीज़ों को एक कह सकते हैं कि एक साथ एक नए रंग, एक नए विचार के साथ अभिव्यक्त करने का एक हुनर हमारे सामने अगर कोई रच रहा है तो ये उपन्यास जैसी विधा रच रही है। और उपन्यास जरूर पढ़े जाने चाहिए। आप किसी भी भाषा के उपन्यास पढ़िए, आपको ज्ञान मिलेगा, समझदारी मिलेगी और आप समाज को बेहतर और गहरे से समझने लगेंगे। और समाज के अंदर कितने के अंदर क्या घट रहा है वो पता चलेगा हमें। बाहर से तो हमें सब कुछ दिखता है, अंदर क्या विस्फोटक चीज़ें हो रही है, अंदर किस प्रकार की घटनाएं परिघटनाएं समाज में घटित हो रही है, वो सारी चीज़ें हमें उपन्यास, कहानी और इस साहित्य की इन सारी धाराओं से जब हम गुजरते हैं तो हमें समाज के अंतर जगत, अंतर मनोविज्ञान, अंतर की जो परत है उसमें क्या हलचल हो रही है, वो कैसे समाज बदल रहा है और बदलने का संदेश क्या दे रहा है, वो सारी चीज़ें इस पर नज़र आती है हमें। तो आज के लिए इतना ही।